नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले BD 201, 202 के यूनिट वाइज पाँचों यूनिट के प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं तथा BD 203, 204 के प्रैक्टिस सेट हल किए जा रहे हैं। यदि आप लोग नहीं हल किए हैं तो प्लीज़ उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट आज 1 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ओजोन स्तर पाया जाता है 2020-21 में आ चुका है। आ क्षोभ मंडल में, बा बहिर्मंडल में, सा समताप मंडल में, दा मध्य मंडल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का, ओजोन स्तर पाया जाता है सा समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, मरकरी तथा लेड कारक है। आ ध्वनि प्रदूषण का, बा वायु प्रदूषण का, सा जल प्रदूषण का, दा भूमि प्रदूषण का। तो मरकरी तथा लेड कारक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना है, जीएस का भी क्वेश्चन है तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण है। और ये ध्यान रखना, जो घटना चक्र होती है, जैसे पीसीएस लेवल जो निकलता है, घटना चक्र पूर्वालोकन निकालता है, उसके मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे आपको बीएड के एग्जाम में। और किसी के पास है तो आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं बहुत आसानी से, इसमें 39 नंबर लाए हैं लोग। तो आप लोग ध्यान रखना, मरकरी तथा लेड कारक हैं किसके? सा जल प्रदूषण के। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है। आ रियो 2013, बा रियो 2012, सा रियो 2011, दा रियो 2010। तो संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है, इसका सही जवाब है बा रियो 2012। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है। आ संपोषी विकास, बा प्रदूषक कारक सिद्धांत, सा पर्यावरणीय शिक्षा, दा ओजोन स्तर का संरक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा आ संपोषी विकास। अगला प्रश्न है, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है। आ 105वां, बा 109वां, सा 115वां, दा 117। तो भारत में संपोषी विकास का प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा दा 117वां। आप लोग ध्यान रखना, पीडीएफ बनाते हैं, सारा दिन लगभग पीडीएफ बनाते हैं, उसके बाद दिमाग कभी कभी एकदम ब्लैंक हो जाता है, तो जो आंसर लिखा रहता है वो भी गलत पढ़ देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जो पीडीएफ में आंसर लगाया गया है, उत्तर दिया गया है, वो आंसर सही होता है, उसको सही मानिएगा। कभी कभी जैसे आ है तो मैं बा बोल देता हूँ, एक आध क्वेश्चन कभी कभार होता है, जल्दी नहीं होता, दिमाग काम नहीं करता है। तो आप लोग देखिएगा पीडीएफ में जो आंसर लगा हुआ है वो सही रहेगा। निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है। आ लैंगिक असमानता, बा शून्य भूख, सा उत्तम स्वास्थ्य और सेहत, दा अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का, दा अंतरिक्ष अनुसंधान। अब देखिए, दा मैंने आंसर बोला और दा यहाँ पर लिखा गया है, तो ध्यान रखना जो यहाँ लिखा गया है ये सही है। कभी कभार हो सकता है मैं कुछ और बोल दूँ, तो उस पर आप माइंड मत कीजिएगा। आप जो पीडीएफ पढ़ते हैं, जो पीडीएफ में लिखा गया है वही सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। आ वायु ऊर्जा, बा ज्वार भाटा ऊर्जा, सा जल विद्युत ऊर्जा, दा इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का, दा इनमें से कोई नहीं। ये जो वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा, जल विद्युत, ये सब गैर परंपरागत स्रोत हैं। परंपरागत को मतलब होता है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे परंपरागत होते हैं जो चले आ रहे हैं। तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है परंपरागत और गैर परंपरागत, तो आप लोग भूलना नहीं। परंपरागत मतलब जो चला आ रहा है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया,
ये सारी चीज़ें। गैर परंपरागत मतलब वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वार भाटा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग ध्यान रखना इसका दा मैंने लिख भी दिया है, आप देख लीजिएगा। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला हो गया, ध्यान रखना परंपरागत जो चला आ रहा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलावन, उपले और बिजली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को। देखिए प्रश्न भी आ गया, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो परंपरागत जो कोयला वगैरह था, और गैर परंपरागत आप प्राकृतिक गैस बा, पेट्रोलियम सा, कोल और लिग्नाइट दा, वायु ऊर्जा। बहुत आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, वायु ऊर्जा, दा इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोल मैंने देखा ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ भी लिख दिया गया है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। तो सारी चीज़ें ध्यान रखना। वैसे ज़्यादातर तो यहीं तक सही है, बट बायो और परमाणु ऊर्जा भी गैर परंपरागत माना जाता है, क्योंकि माना जाता है परमाणु ऊर्जा भी कभी खत्म ना होने वाली है, जैसे हाइड्रोजन बम का है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है। आ उद्योग का, बा कृषि का, सा आवास का, दा खनन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है बा कृषि का। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है। अक्षय ऊर्जा जो क्षय ना हो, आ प्राकृतिक गैस, बा कोयला, सा सूर्य, दा पेट्रोल। बहुत ही सरल है। कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी एक दिन खत्म हो जाएगी, पेट्रोल भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो अक्षय ऊर्जा में क्या आएगा, सूर्य, जो कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है, तो अक्षय ऊर्जा कही जाती है। प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं, बीएड या भी जो दोस्त यार हैं बीएड कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए प्लीज़। भारत का सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है, देखिए करंट से आ गया, आ बंगलोर, बा कोच्चि, सा कोलकाता, दा चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है, तो बा कोच्चि। अगला प्रश्न है, संपोषी कृषि के तत्व हैं। आ परमाकल्चर, बा एग्रो फॉरेस्ट्री, सा मिक्स फार्मिंग, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संपोषी कृषि के तत्व हैं बा उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, अजैविक तत्व हैं। आ पक्षी, बा सूर्य किरण, सा वन, दा जंतु। तो अजैविक तत्व है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा सूर्य किरण। 13 का सही जवाब है बा। और जैविक में क्या आ जाएगा, जैसे जीव जंतु, वन वगैरह। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन का प्रभाव है। आ वनोन्मूलन, बा समुद्र तल में वृद्धि, सा अपशिष्ट निर्माण, दा प्रदूषण में तीव्र वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैश्विक तापन का प्रभाव, समुद्र तल में वृद्धि, क्योंकि वैश्विक तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो जो बर्फ है पिघलेंगे, समुद्र तल में वृद्धि होगी। हालांकि नुकसान हर तरह से होता है, प्रदूषण में भी कुछ वृद्धि हो सकती है, अपशिष्ट निर्माण भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा समुद्र तल में वृद्धि होगी, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी और जो बर्फ है वो पिघलेंगे। अगला प्रश्न है, संपोषी ऊर्जा आ स्वच्छ होती है, बा लंबी समयावधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा संपोषी ऊर्जा स्वच्छ होती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है। आ भौतिक पर्यावरण, बा सामाजिक पर्यावरण, सा मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, दा इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का दा इनमें से सभी। एग्जाम डेट शीट आ गई है, आप लोग पता भी है 6 तारीख से शुरू है, फिर भी आप लोग पूछते रहते हैं। और जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 201 और 202, ये पास होने के लिए 32 अंक चाहिए और 20 प्रश्न सही करना होगा। पेपर 203, 204, 205 इसमें पास होने के लिए 16 अंक चाहिए और 20 प्रश्न सही होना चाहिए। तो आप लोग बार बार ये कमेंट में मत पूछा करें किसको किसको जवाब दें, तो आप लोग ध्यान रखना। और मैक्सिमम बार बार जितना हो सके आप लोग मॉडल पेपर पढ़िए। कई लोग बोल रहे हैं मॉडल पेपर सर भेज दीजिए, तो मैं आज देखता हूँ शाम तक, हो सकता है अभी रात में भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। वहाँ से मॉडल पेपर लीजिए जिनके पास नहीं है, और हो सके तो खरीद लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 के शिक्षक के लिए पर्यावरणीय का अर्थ है दा सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय शिक्षा है आ औपचारिक शिक्षा बा अनौपचारिक शिक्षा सा निरौपचारिक शिक्षा दा औपचारिक व निरौपचारिक दोनों। ध्यान रखना पर्यावरणीय शिक्षा से 2 प्रश्न हो गया। तो कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान दिया करें, जरूर देख के जाएं। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का दा, औपचारिक और निरौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय शिक्षा का लक्ष्य, तीसरा प्रश्न आ गया, आ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बा पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण, सा स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिगम करना, दा हवादार वातावरण का निर्माण करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बा, पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण। अगला प्रश्न है मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती, मानवीय क्रियाएं मतलब जो मानव के द्वारा की जाती हैं, पारिस्थितिकी संतुलन करती हैं, बा भूजल अवरोध, सा बा वन आच्छादन, दा इनमें से कोई नहीं। तो मानवीय क्रियाएं जो हैं ये किसको प्रभावित करती हैं, पारिस्थितिकी संतुलन को भी करती हैं, भूजल अवरोध जो जमीन के अंदर पानी है उन सबको भी करती हैं, वन आच्छादन को भी करती हैं, अर्थात इनमें से कोई नहीं है। तो मानवीय क्रियाएं सभी को प्रभावित करती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का दा, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है, आ प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु, बा माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु, सा उच्च स्तर की शिक्षा हेतु, दा सभी स्तर की शिक्षा हेतु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का, पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है, दा सभी स्तर की शिक्षा है, चाहे प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर हो कहीं भी। ध्यान रखना शिक्षा से, पर्यावरणीय शिक्षा से 4-5 प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न भी आ गया पर्यावरणीय शिक्षा। तो पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, आप लोग प्लीज इसे देख के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखिएगा। आ पर्यावरणीय सूचना, बा पर्यावरणीय समझ, सा पर्यावरणीय संचेतना, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का, पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए पर्यावरणीय संचेतना अर्थात पर्यावरण के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है छायावास वाले पौधे कहलाते हैं, आ हेलियोफाइट, बा शैमोफाइट, सा सियोफाइट, दा शेडिफाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सा, छायावास वाले पौधे कहलाते हैं सियोफाइट। अगला प्रश्न है पर्यावरण रखता है, आ जैविक कारक, बा अजैविक कारक, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण रखता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों, जैविकी और अजैविकी दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का पाठचर्या है, आ अद्वितीय अनुशासनात्मक, बा द्वितीय अनुशासनात्मक, सा बहु अनुशासनात्मक, दा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है, आ नीचे, बा आदत, सा वास, दा घर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सा, वास। अगला प्रश्न है इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा, 2020-21 में आ चुका है। आ इन्वायरन, बा इन सर्कल, सा आईकोन, सा दा फोकस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का आ, इन्वायरन। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस होता है, आप लोग ध्यान रखना, इसका थीम भी पूछ सकता है, बट दिवस तो आपको पता ही होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, यूपी टेट सीटेट में भी आता है। तो ओजोन दिवस होता है, आ 23 जनवरी को, बा 21 अप्रैल को, सा 16 सितंबर को, दा 25 दिसंबर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शा, 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है, आ अंटार्कटिका, बा हिमालय, सा ऑस्ट्रेलिया, दा ग्रीनलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका अर्थात दक्षिणी ध्रुव जो है, जो उत्तरी ध्रुव है जहाँ रसिया है उसको आर्कटिक कहते हैं, आप लोग देखेंगे मैप में तो मिल जाएगा। सही जवाब है आ। अगला प्रश्न अच्छा है, जीएस में भी पूछा जाता है हमेशा, किसी भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी, यूपी टेट सीटेट में भी आता है प्रश्न। आ पोटेशियम
आइसोथायोसाइनेट, बा सोडियम आइसोथायोसाइनेट, सा एथिल आइसोसाइनेट, दा मिथाइल आइसोसाइनेट। प्लीज़ इसे प्रश्न को इससे रट डालिएगा, किसी भी एग्जाम पूछ सकता है। तो भोपाल में जो दुर्घटना हुई थी गैस लीक का, इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, उस गैस का क्या नाम था? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा द मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, सीएनजी का विस्तृत रूप है? आ सेंट्रल नेचुरल गैस, बा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सा कंबाइंड नेचुरल गैस, दा कोल्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का विस्तृत अर्थात फुल फॉर्म है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि हानिकारक प्रदूषण है, मतलब इससे ज़्यादा प्रदूषित आवाज़ आएगी तो प्रदूषण हो जाएगा, मतलब नुकसान करेगी, हानि पहुंचा सकती है। आ 30 डेसिबल के ऊपर, बा 80 डेसिबल के ऊपर, सा 100 डेसिबल के ऊपर, दा 120 डेसिबल के ऊपर। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, किसके ऊपर रहेगा तो नुकसान करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा 80 डेसिबल के ऊपर है तो हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में समाहित है? आ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बा ओजोन, सा PAN, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का सही जवाब आ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा में होते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा, इससे सभी लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है, मतलब जो मृदा क्षरण होती है कौन सा कारण नहीं है? वनस्पति आवरण का ह्रास, अत्यधिक सिंचाई एवं जुताई, वनारोपण, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, मृदा क्षरण मतलब जो मिट्टी कटती है, तो वृक्षावरण आवरण का ह्रास, अर्थात अगर वृक्ष जब कट जाते हैं तो निश्चित रूप से मृदा का क्षरण ज़्यादा होगा। अत्यधिक सिंचाई और जुताई इससे भी होता है, लेकिन वनारोपण जो होता है, अगर वन लगा रहे हो तो इससे मृदा क्षरण का कारण नहीं, तो मृदा क्षरण नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है? आ पंजाब, बा तमिलनाडु में, सा गुजरात में, दा महाराष्ट्र में। तो भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का बा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है? यूरिया, कंपोस्ट, पोटास, फास्फोरस। तो रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का बा कंपोस्ट खाद। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द दिया यूपी टेट सीटर में पूछा जाता है? आ ब्राउन ने, बा एजी टांसले ने, सा खुराना ने, दा इनमें से कोई नहीं। तो इकोसिस्टम शब्द जो था किसने दिए थे? बा एजी टांसले महोदय ने। अगला प्रश्न है, ताज किसके कारण खतरे में है? आ H2, बा O2, सा SO2, दा H2O। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का सा SO2। अगला प्रश्न है, कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? आ शैवाल, बा फफूंद, सा हाइड्रोजन, दा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का दा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? आ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, दा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का सा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है? आ 47, बा 47A, सा 48A, दा 48C। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का सा 48A। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? आ दिल्ली में, बा कोलकाता में, सा लखनऊ में, दा चेन्नई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस को पूछा जाता है? आ
दुग्ध उत्पादन से बा, तिलहन उत्पादन से सा, मत्स्योत्पादन से दा, खाद्यान्न उत्पादन से अर्थात कृषि उत्पादन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरित क्रांति का संबंध है दा, खाद्यान्न या कृषि उत्पादन से। अगला प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है आ देहरादून में बा, जयपुर में सा, चेन्नई में दा, मैसूर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ, देहरादून में। अगला प्रश्न है कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है? आ यूएसए बा, यूके सा, फ्रांस दा, भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा। कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है? तो दा भारत। 44 का सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का मूल कारण है, अर्थात मृदा किसके कारण क्षरित होती है, कट जाती है, जैसे बारिश होता है वैसे भी। आ वन उन्मूलन बा, भू परिष्कृत सा, मृदा का उर्वरकता दा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना मूल कारण पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का आ, वन उन्मूलन। वृक्ष कट जाएंगे तो मृदा अपने आप अपरदित होने लगेगी। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? आ जैवनाशक बा, उर्वरक सा, कीटनाशक दा, हरी खाद। तो मृदा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा दा, हरी खाद। सरकार इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। अभी आप सिक्किम को देखोगे तो वहाँ पर इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है किस स्तर पर ध्वनि संकटजनक हो जाती है? प्रश्न रिपीट कर रहा है बट इसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है, वहाँ पर कम था, यहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो किस स्तर पर ध्वनि संकटजनक हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ देखे थे 80 से डेसिबल। इससे अगर ऊपर जाएंगे तो नुकसानदेह हो जाएगा। 180 150 तो बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पर्यावरणीय जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला? आ एम.सी. मेहता बा, सुंदरलाल बहुगुणा सा, मेधा पाटकर दा, बाबा आमटे। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है टेहरी बांध परियोजना बनी है किस नदी पर? आ भागीरथी नदी पर बा, अलकनंदा नदी पर सा, मंदाकिनी नदी पर दा, यमुना नदी पर। तो टेहरी बांध परियोजना बनी है, इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है ओजोन परत पाई जाती है? आ आयन मंडल में बा, जीव मंडल में सा, स्ट्रेटोस्फीयर में दा, जल मंडल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का। प्रश्न रिपीट कर रहा है स्ट्रेटोस्फीयर, इसको समताप मंडल कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से इंग्लिश में कभी कोई दे देता है, अगर नहीं समझ पाओगे तो गलत हो जाएगा। मृदा प्रदूषण का कारण है, किसके कारण मिट्टी जो है प्रदूषित होती है? आ खनन बा, भट्ठा उपयोग सा, कीटनाशक दा, उपयुक्त सभी। बहुत ही सरल प्रश्न है, एक तरह से प्रश्न आप लोग छोड़ना नहीं, गलत नहीं होना चाहिए। तो मृदा प्रदूषण किससे? जब खनन करते हैं तब भी, भट्ठा जो निकलती है वो भी मिट्टी में मिल जाती है, कीटनाशक हम लोग जो खेत में यूज करते हैं जो भी फसलों में, तो वो भी पानी के साथ नीचे जाती है, जहाँ भी तो मिट्टी में ही जाती है। सभी उपरोक्त सभी। 51 का सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? ध्यान रखना मुख्य कारण पूछा है। आ CO2 बा, CH4 अर्थात मेथेन गैस सा, CFC गैस दा, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है ये आ है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? आ CO2 का बा, CH4 का सा, CFC का दा, H2 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रशीतक अर्थात AC वगैरह में बोल रहा है, फ्रिज वगैरह में, तो इसका AC में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो CFC। हालांकि इस पर बैन लग गया है बट पूछता रहता है बार बार। अगला प्रश्न है जागरूकता के लिए कि आप लोग यूज न करो चोरी से। जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? आ जनसंख्या ज्वार बा, जनसंख्या बाढ़ सा, जनसंख्या विस्फोट दा, तीव्र वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का सा, जनसंख्या विस्फोट। प्लीज़ आप लोग बार बार मॉडल पेपर पढ़िए, अब थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। मॉडल पेपर और बुक जैसे 202 है उसका बुक देख के जाइए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसे जरूर देख के जाइए। अगला प्रश्न है पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं? आ फ्रैंक ग्राहम जूनियर बा, पॉल आर
एहलिच सा आर एस उपाध्याय द राचे कार्सन। तो पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का बा, पॉल आर एहलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ? आ 1982, बा 1962, सा 1972, दा 1992। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीछे से पूछा जाता है प्रश्न। भारत में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा सा 1972। यार रट लेना कि वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ, 1972 में, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जलमंडल है? आ 100, बा 91, सा 81, दा 71। तो फिर कितना परसेंट जल है पृथ्वी पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का दा, 71% यहाँ पर पानी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ मनुष्य निवास करता है? आ जैवमंडल, बा जलमंडल, सा मध्यमंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग खुद सोचिए, जल में कहाँ पर मनुष्य निवास करेगा और मध्यमंडल में कहाँ निवास करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ जैवमंडल। अगर नहीं आ रहा तो से काटना सीखिए, सरल हो जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं? आ ज्ञान तथा समझ, बा जागरूकता, सा कौशल, दा उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा के साथ 7वां या 6ठा क्वेश्चन आ गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का दा, उपयुक्त सभी अर्थात सभी है। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का परसेंट है। देखिए इतना बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया है, जल पूछा गया है, परसेंटेज वायु नाइट्रोजन का पूछा गया है। आ 76, बा 78, सा 74, दा 86। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 बा। अगला प्रश्न है, घर में तुलसी का पौधा कम करता है? घर में लोग अक्सर देखो तुलसी के पौधे लगाते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है। उसका मात्र रीजन ये ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है। आ ध्वनि प्रदूषण, बा वायु प्रदूषण, सा जल प्रदूषण, दा रेडियोधर्मी प्रदूषण। मैं पहले आंसर बता दिया, गेस कर दे सकते हैं आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तुलसी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब वायु प्रदूषण को कम करता है। सही जवाब बा। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से होता है कौन सी बीमारी? हैजा, टाइफाइड, पीलिया, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का दा, उपयुक्त सभी। टाइफाइड बुखार भी, हैजा भी और पीलिया भी होता है, जॉन्डिस जल प्रदूषण से, इसलिए आप लोग गंदा पानी मत पीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य प्रदूषण है? आ पानी का, बा वायु का, सा शोर का, दा मृदा का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का बा, वायु का। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से होता है? आ बहरापन, दा हृदय रोग, सा बेचैनी, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा तो बहरा हो सकता है आदमी, हृदय रोग भी हो सकता है, हार्ट अटैक, और बेचैनी भी आती है। तो सही जवाब दा, उपयुक्त सभी। मुख्य प्रदूषण कारक है? आ मनुष्य, बा जंतु, सा हाइड्रोजन, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का। आप खुद सोचिए, सर्वदा प्रदूषण क्या कौन फैलाता है? तो मनुष्य। आ इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का आ। अगला प्रश्न है, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है? आ कृत्रिम वर्षा, बा औद्योगिकरण पर रोक, सा वर्षा जल का संग्रहण, दा भूमिगत जल दोहन। इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का सही जवाब सा, वर्षा जल का संग्रहण। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है वाहनों से, व लाउड स्पीकर से, वनों से, पंछियों से? आप गेस करेंगे तो नॉर्मली बहुत आसान है, पंछी से तो होता नहीं है, बोलती हैं धीरे धीरे बोलती हैं, वन से भी नहीं होता है। वाहनों में रहता है, कैसे वाहन कितना तेज हॉर्न दे रहे हैं होता है, लेकिन लाउड स्पीकर से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वाहनों की आवाज़ थोड़ा स्लो होती है, हालांकि बहुत तेज भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा बा, लाउड स्पीकर। आजकल तो बहुत तेज होता है। प्रदूषक का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी, वनों का विनाश, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का दा, सभी प्रदूषण के कारण है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया? आ मध्य प्रदेश, बा उत्तराखंड, सा हरियाणा, दा कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का बा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? आ कार्बन डाइऑक्साइड, बा नाइट्रोजन, सा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का मुख्य कारण क्या है?
इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का आ, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। अगला प्रश्न है, हालांकि इसमें सभी हैं लेकिन मुख्य जो है सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बा सल्फर डाइऑक्साइड सा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसीलिए इसे बंद किया जा रहा है। अभी हम लोग देखे थे कि अंटार्कटिका पर सबसे ज़्यादा बड़ा ओजोन छिद्र है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसों कारण, इसलिए इस पर रोक लगा दिया गया है। एसी जैसे चीज़ों में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? आ, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, एथेन एवं मेथेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का आ, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछता है। आ, 1986 में बा, आ 1996 बा, 1986 में सा, 1974 में दा, 1981 में। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 1986 में। रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनों का संरक्षण हेतु कानून बनाया गया? आ, 1970 में, बा 1975 में, सा 1980 में, दा इनमें से कोई नहीं। तो वनों का संरक्षण हेतु कानून बनाया गया कब? सा 1980 में। तो 74 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है, ताजमहल को खतरा है, दोबारा आ गया, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का बा। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाता है, उसमें हिंदी में नाम लिखा था, इसमें सिर्फ पॉइंट लिख दिया है, फार्मूला लिख दिया है उसका। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें? ऐसा ऑप्शन जिसमें सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। मेथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, इसमें नाइट्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। CO2, CFC, मेथेन, CO2 इसमें भी देखिए नाइट्रोजन है, ये भी नहीं है। CFC, O2, नाइट्रोजन, CO2 इसमें ऑक्सीजन भी है, ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और नाइट्रोजन भी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का। आप लोग गेस कर लिए होंगे बा। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरो भी है और मेथेन भी, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है? आ, पाइनस के जंगलों में, बा कारखाने वाले क्षेत्र में जहाँ SO2 की अधिकता होती है, सा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, दा फलों के बागों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अम्ल वर्षा वहीं होगी जहाँ पर इंडस्ट्रियल रहेंगे, तो कारखाने वाले क्षेत्र में जहाँ पर सल्फर SO2 की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा कौन सी परत करती है? आ, ओजोन परत, बा कार्बन परत, सा बादलों की परत, दा नियोन परत। इसका सही जवाब हो जाएगा, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की कौन रक्षा करता है? 78 का 1 आ, ओजोन परत हमारे लोगों की रक्षा करती है। इसीलिए तो अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र हो रहा है, तो लोगों को इससे क्या होता है? कैंसर वगैरह हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे? आ, रामलाल बहुगुणा, बा सुंदरलाल बहुगुणा, सा हेमवती नंदन बहुगुणा, दा गोविंद बल्लभ पंत। तो भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का बा, सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड से थे, पहले यूपी में था, अभी अलग हो गया 2000 में। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब आरंभ किया? आ, 1976 में, बा 1981 में, सा 1986 में, दा 1991 में। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब आरंभ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा शा, 1986 में। भारत में सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब प्रारंभ किया? सा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है? 1997, 1992, 2001, 1999। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का आ, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पारित हुआ था। अगला प्रश्न है,
श्वेत क्रांति का संबंध है? आ कपास से, बा पानी से, सा दुग्ध से, दा सौर ऊर्जा से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्वेत क्रांति जीएस में पूछा जाता है हर जगह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, दूध से। ध्यान रखना आप लोग, श्वेत क्रांति से दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी श्वेत क्रांति की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र कहाँ पर है? आ नई दिल्ली में, बा कोलकाता में, सा चंडीगढ़ में, दा नागपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का दा नागपुर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं? आ आवास, बा नीच, दा सा पर्यावरण, दा जैवमंडल। तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का दा जैवमंडल। अगला प्रश्न है, बीओडी सूचक है? आ वायु प्रदूषण का, बा जल प्रदूषण का, सा मृदा प्रदूषण का, दा रेडियोधर्मी प्रदूषण का। तो आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट, सी टेट, पीसी जैसे एग्जाम में किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बा जल प्रदूषण। तो 85 का सही जवाब बा। प्लीज़ एक बार आप लोग वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए। उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला, हालांकि कहीं 2009 दिया है उसमें, पीछे देखेंगे। तो प्रश्न रिपीट कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का बा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? आ कोयला, बा लकड़ी, सा सूर्य, दा पेट्रोलियम। इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सा सूर्य। अगला प्रश्न है, अगर सूर्य नहीं होता तो शायद बहुत कुछ नहीं होता। निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? आ तालाब का, बा वर्षा का, सा समुद्र का, दा नदी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, आप लोग गेस करेंगे तो सबसे शुद्ध जल कौन सा माना जाता है? उसको वर्षा का जल। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? आ जलयान, बा मछलियाँ, सा मछुआरे, दा नावें। तो आप लोग गेस करेंगे, बहुत आसान है। तेल प्रदूषण अगर होगा तो जलयान ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, मछुआरे जाएंगे, जो भी मछलियों को नहीं मिलेगी, और चीज़ें हो सकता है, नाव वगैरह जैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जीव जंतु वो ज़्यादा परेशान होंगे। तो जीव में कौन आएगा? मछली, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा बा मछलियाँ। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातावरण उपकरणों में किसका प्रयोग होता है? प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं? प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, आईपीसीसी का संबंध है? आ जैव विविधता से, बा जनसंख्या नियंत्रण से, सा जलवायु नियंत्रण से, दा अपराध नियंत्रण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईपीसीसी का संबंध किससे है? तो जलवायु नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है? आ औद्योगिकरण, बा नगरीकरण, सा जनसंख्या वृद्धि, दा उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का दा, अर्थात सभी। सारा दिन पीडीएफ बनाना फिर रिकॉर्ड करना, लगभग थक जाता हूँ, दिमाग काम नहीं करता है। कभी कभी कोई आंसर इधर उधर हो तो आप लोग उसे माइंड मत किया करें, जो टिक किया गया है उस पर ध्यान दें। हर ऐसा होगा नहीं, एक क्वेश्चन हो जाता है कभी कभार। सीएनजी का पूर्ण रूप है? आ कंबाइंड नेचुरल गैस, बा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सा कंबाइंड नेचुरल गैस, दा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पर रिपीट कर रहा है, 94 का सही जवाब हो जाएगा दा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है? तो आप लोग देखेंगे, परफ्यूम में, रेफ्रिजरेटर में, सा वातानुकूलन में, दा वातानुकूलित में, दा उपरोक्त सभी। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बार बार क्लोरोफ्लोरो पूछा जाता है, लगभग लगता है 6-7 क्वेश्चन हो गया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन टॉपिक को आप लोग प्लीज देख के जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का दा। परफ्यूम से भी होता है, रेफ्रिजरेटर से भी होता है, वातानुकूलित से भी होता है। तो आप लोग परफ्यूम का यूज कम करें, ध्यान रखना, नुकसान कर रहे हैं आप। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है, अर्थात नष्ट नहीं होता है? आ कागज, बा सब्जियों के छिलके, सा लकड़ी, दा पॉलीथीन। तो आप लोग देख सकते हैं, कागज नष्ट हो जाता है, सब्जी भी, छिलके भी और लकड़ी भी, लेकिन पॉलीथीन नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा पॉलीथीन। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है? आ DCMU, बा DDT, सा यूरिया, दा
फिनोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का। कौन सा यौगिक प्रतिबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, DCMU, DDT है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, DCMU। अगला प्रश्न है, हालांकि इसमें सी भी मुझे सा भी लग रहा है, आप लोग देख लीजिए एक बार। भारत में निम्न से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित नहीं है? यूरिया तो बिक रही है, बट एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं देख लूँगा फिर से। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह से आप कल हम लोग देखे तो योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, और उसकी थीम, लेकिन पर्यावरण दिवस है और उसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है 2020-21 में भी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आ, 12 दिसंबर बा, 5 जून सा, 8 दिसंबर दा, 15 जून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 98 का सही जवाब है बा, 5 जून। तो और इसका थीम क्या है आप लोग बताइए, लिख दिए हैं, ध्यान रखना, इसे जरूर रट के जाना। पर्यावरण दिवस 2022 की थीम सिर्फ एक पृथ्वी, वनली वन अर्थ। अगला प्रश्न है, कोयले के पूर्ण दहन से कौन से ग्रीन प्राप्त होती है? कौन सी गैस? कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? आ, CO2, बा, CO सा, CH दा, SO2। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? CO2, अर्थात बा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CFC का अर्थ है आ, कार्बन फ्लोरीन कंपाउंड, कार्बन फ्लोरीन कंपाउंड, बा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सा, आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो CFC का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ध्यान रखना, कल जो हम लोग हल करेंगे 205 का ही पर्यावरणीय शिक्षा, इसका प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जैसे समय रहेगा उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो बहुत ही कम समय है, आप लोग प्लीज़ मैक्सिमम जितना हो सके बुक और मॉडल पेपर का रिवीजन कीजिए, जितनी बार हो सकता है। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, और मेरे साथ टेस्ट दीजिए, अपना लेवल चेक कीजिए क्या वीक है। जो पॉइंट आपको नहीं आता है उसे आप दोबारा पढ़िए, और मैं बता भी देता हूँ कौन सा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पर्यावरणीय शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ये टॉपिक हैं, और निश्चित रूप से आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप लोग कॉन्फिडेंस बना के रखिए, बार बार आप लोग नर्वस मत होइए। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से PDF प्राप्त कर सकते हैं, तथा वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। आप लोग न्यूज़पेपर तथा जॉब संबंधित कोई सूचना चाहिए तो जुड़ सकते हैं। अभी आपको PDF भी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं। जितना हो सके प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई जाती है, तो व्यू अगर कम आता है तो नर्वस होते हैं। तो आप लोग इतना उपकार कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।